जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग क्लास 10th का जो हिस्ट्री का सेक्शन ले रहे थे, तो क्लास 10th के हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 था भारत में राष्ट्रवाद, तो उस चैप्टर का हम लोग जो है आपका टॉपिक वाइज सारा देख रहे थे। और हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो पे हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से एक ऐसी स्थिति आई जब भारत में राजनीति जो है उसकी रूपरेखा पूरी की पूरी बदल गई। और ये जो दो चीजें थी जिसमें हम लोगों ने पहला जो देखा था, एक तो क्या हुआ कि जो भारत में अकाल पड़ा, और दूसरा क्या था, साइमन कमीशन का भारत आना। तो हम लोगों ने जो सूखा पड़ा उस अकाल के बारे में बात हम लोगों ने किया, और मैंने उसके बाद बोला था कि हम लोग साइमन कमीशन का वीडियो लेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे कि चूंकि इस पूरे के पूरे चैप्टर पे हम लोग असहयोग आंदोलन पे ज्यादा फोकस होकर पढ़ाई करना है, क्योंकि असहयोग आंदोलन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले असहयोग आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसको हम लोग पूरा का पूरा कवर करेंगे। तो क्वेश्चंस आता है आपका कि असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का क्या करना है, उल्लेख करना है। तो देखो हम लोगों ने इसके बारे में विस्तार से बात किया, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तरीकों के बारे में तो आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ करना चाहते थे। उनका विचार था कि सबसे पहले सरकार द्वारा दी गई पदवियों को लौटा दिया जाए तथा इसके बाद सरकारी नौकरियों तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया जाए। तो ये योजनाबद्ध तरीके से था, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी पदवियां हैं उसको लौटा देंगे, फिर सरकारी नौकरियों को छोड़ेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देंगे, यानी कि उनका उपयोग करने से क्या करेंगे, खुद को मना करेंगे और दूसरों को करने नहीं देंगे। साथ ही साथ असहयोग आंदोलन का प्रारंभ शहरी मध्यम वर्गीय की हिस्सेदारी से प्रारंभ हुआ, और उसमें विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए तथा मद्रास के अतिरिक्त प्राय सभी प्रांतों में परिषदों का बहिष्कार किया गया। तो ये तो योजनाबद्ध तरीके से चीजें हो रही थी। हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले गांधी जी ने आह्वान किया कि हमें एक आंदोलन लाना है, जिस आंदोलन में लोग क्या करेंगे कि जिस तरह से उनका सहयोग देकर आज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में बिठाया, और उनका सहयोग देकर ही आज वो पूरे के पूरे भारत में वर्चस्व कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका असहयोग करना शुरू करेंगे, यानी कि उनका समर्थन करना बंद करेंगे, और इसी के लिए असहयोग आंदोलन चलाया गया। और इसको चलाने के लिए सबसे पहले गांधी जी ने बोला कि आप पदवियों को लौटाओ, सरकारी नौकरियों को त्याग दो और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू करो। और इसी तरह जब यह आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ हुआ शहरी क्षेत्रों में, तो शहरी क्षेत्रों के जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कुछ काम करते हैं, जैसे मैं बोल सकता हूं कि जो लोग वकील होते हैं, यानी कि मैं पढ़े लिखे में बात करूंगा, तो जो लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको मध्यम वर्ग के अंतर्गत रखा गया। तो जो मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी से क्या होता है, शहरों में आंदोलन प्रारंभ हुआ, और शहरों में मौजूद जितने भी विद्यार्थी हैं उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज जाना बंद कर दिया, शिक्षकों ने पढ़ाना छोड़ दिया, त्यागपत्र दे दिया, और वकीलों ने कहा कि हम आपका मुकदमा नहीं लड़ेंगे। और उसी तरह केवल मद्रास प्रांत को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितने भी भारत में प्रांत था जिसमें भी प्रांतीय पारिषदों का चुनाव हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उन पारिषदों का चुनाव को लोगों ने त्याग कर दिया, केवल और केवल मद्रास को छोड़कर। बात क्लियर है। अब साथ साथ में क्या किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, और पिकेटिंग के बारे में हम लोगों ने पहले जानकारी ले गया। और साथ ही साथ जो विदेशी कपड़े थे उनकी होली जलाई गई, उनको जला दिया गया मार्केट में। और जब इतना सारा चीजें हुआ, और हम लोगों ने इसका परिणाम भी देखा था कि पहले 102 करोड़ का ट्रांजैक्शन, 102 करोड़ का व्यापार होता था केवल कपड़ों का, जो घटकर 57 करोड़ हो गया था, आधा हो गया था। तो इसके चलते बहुत सारे विदेशी व्यापारियों ने क्या किया कि बहुत सारे व्यापारियों ने विदेशी व्यापार पर निवेश करने से इनकार कर दिया, और देश में खादी का प्रचलन और उत्पादन क्या हो गया, बढ़ गया। और ऐसे तमाम सारी चीजें तो शहरों में देखी गई, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जमींदारों को और जो भी ताल्लुकदार हैं उनके लिए नाई धोबी की सुविधा जो है उससे उनको वंचित कर दिया गया।
तो ऐसे तमाम कई सारे धाराओं के साथ क्या हुआ, असहयोग आंदोलन पूरे भारत में फैला। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जब 1922 में चोरा चोरी घटनाकांड होता है, जिसमें शांतिपूर्ण जुलूस के सत्याग्रहियों का और चोरा चोरी नामक, जो कि इलाहाबाद में है, आपको वो पता होगा, तो वहां पे क्या होता है कि चोरा चोरी नामक आपको एक इलाहाबाद का एक शहर है, एक चौराहा है जिसका नाम है चोरी चौरा। वहां पे पुलिस के साथ क्या होता है कि मुठभेड़ हो जाता है। और चूंकि ये जो अहिंसक रूप से चलाया गया जो आंदोलन था, जहां पे बल का प्रयोग नहीं किया जा रहा था, तो ये पूरा का पूरा एक हिंसक रूप ले लेता है, यानी कि मैं बोल सकता हूं एक अलग रूट पकड़ लेता है। और जिसके बाद पुलिस का और सत्याग्रहियों का झड़प हो जाता है। और झड़प होने के दौरान क्या होता है कि चूंकि सत्याग्रहियों की संख्या ज्यादा थी, तो पुलिस पर वो हावी हो जाते हैं और पुलिस का जो थाना था उसे जला देता है और मारपीट होता है और बहुत सारे पुलिस को घायल कर देता है और बहुत सारे पुलिसों को मार दिया जाता है। जब ये खबर गांधी जी के पास पहुंचती है, तो गांधी जी जो है वो क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो आंदोलन को वापस क्यों लिया गया, इसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। लेकिन आपका बोर्ड सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि असहयोग आंदोलन असफल क्यों, असहयोग आंदोलन असफल होने के क्या कारण है। सीधा सीधा आपका बोर्ड जो है आपसे एग्जाम में पूछ देता है, और आप लिख लो, ये एग्जाम आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बात करेंगे असहयोग आंदोलन के असफल होने के कारण का। तो सबसे पहला कारण है माय डियर फ्रेंड, योग नेतृत्व का अभाव। योग नेतृत्व का अभाव, दैट मीन्स कि ऐसा कोई खास व्यक्ति नहीं हुआ पूरे के पूरे असहयोग आंदोलन में जो पूरे भारत के कोने कोने में हो रहे असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर पाए। लेकिन आप बोलोगे सर, लेकिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरुआत किया, नेतृत्व उन्होंने किया, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो कि योग नेतृत्व का क्या रहा, अभाव रहा, तो ऐसा क्यों। तो बात करेंगे इस कारण के बारे में। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की तथा शीघ्र ही यह आंदोलन देश के कोने कोने में फैल गया। अब आंदोलन तो शुरू हुआ, लेकिन बहुत जल्दी क्या हुआ, यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। लोगों ने बहुत ही उत्साह से इस आंदोलन में भाग लिया, लेकिन देश के अन्य भागों में योग नेतृत्व के अभाव के कारण आंदोलन जो है वो सही दिशा नहीं ले पाया और आंदोलन एक अलग रास्ते पे चला गया और आंदोलन को बंद होने के कगार पे जाना पड़ा। क्योंकि आप देख सकते हो चोरा चोरी घटनाकांड, और ग्रामीण क्षेत्रों में असहयोग आंदोलन का कुछ अलग मतलब था, शहरी क्षेत्रों में कुछ उसका अलग मतलब था, बगानी क्षेत्रों में अलग मतलब था, जनजातीय क्षेत्रों में अलग मतलब था। तो जब अलग अलग क्षेत्रों में जब अलग अलग नेतृत्व करने वाले लोग आए, तो ये जो सोच और सोची हुई जो विचारधारा था असहयोग आंदोलन का कि हम लोग सरकार का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन लोग वहां पे अपनी और अपने स्वार्थ के लिए काम करना शुरू कर गए। और इसके कारण क्या हुआ कि आंदोलन में एक योग नेतृत्व का अभाव रहा और यह आंदोलन बंद करना पड़ा। तो सबसे पहला कारण यह था। दूसरा कारण पे बात करेंगे, तो दूसरा कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्यों, हम लोग इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जब विदेशी वस्तुओं का और विदेशी कपड़ों का भारी पैमाने पे बहिष्कार किया गया, तो लोगों ने क्या किया कि खादी कपड़ा पहनना शुरू कर दिया और ऐसे वस्तुओं का उत्पादन शुरू किया जिनका उत्पादन भारत में हो रहा था। तो वस्तुओं की तो अलग बात है, खाने पीने के सामान की अलग बात है, वो तो पहले से हो रहा था। लेकिन भारत का और भारत के लोगों का जो सबसे अधिक आय जो था वो कपड़ों से हो रहा था, और कपड़ों से संबंधित जो भी कच्ची सामग्रियां हैं उनके द्वारा भारत में सबसे अधिक आय जो है वो जनरेट हो रही थी, यानी कि पैदा हो रही थी, सबसे ज्यादा इनकम हो रहा था। तो जब खादी कपड़ा का उत्पादन होने लगा और उसका मांग बढ़ा, तो वृद्धि जब बढ़ने लगा, तो सबसे पहला क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं, बंधु हैं, जो लोग खादी कपड़ा को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। कारण क्योंकि खादी कपड़ा जो है वो हाथ से बनाए जाते थे, करघे के मदद से बनाए जाते थे। तो एक खादी के कपड़े को बनाने के लिए हो सकता है कि एक मजदूर को 7 से 8 दिन का समय लगता। तो अगर 7 से 8 दिन का समय लग रहा है तो वह हाजिरी लेना शुरू करेगा। तो
तो मान लो कि एक दिन में अगर उसको 200 रुपये का हाजिरी पड़ रहा है तो 7 दिन में उसको 1400 रुपये का हाजिरी हो रहा है। यानी कि अगर उसको कपड़ा खरीदना होता एक सेट खादी का तो उसे 1400 रुपये पे करना होता। लेकिन ऐसे कपड़े जो मिलों में बनाए जा रहे थे, ब्रिटिश कंपनियों के द्वारा मिलों में बनाए जा रहे थे, तो अब क्या होता था कि एक दिन में 14 से ज़्यादा कपड़े बन जाते थे। तो अब ये कपड़े मार्केट में 200 रुपये में अवेलेबल हो जाते थे। तो आप बताओ, जिस कपड़े का दाम 200 रुपया है और एक कपड़े का दाम 1400 रुपया, तो आप कौन सा ज़्यादा खरीदना पसंद करोगे? जाहिर सी बात है 200 रुपया। तो जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार बड़े पैमाने पे किया गया तो लोगों ने खादी कपड़ा और मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों की अपेक्षा महंगा हो गया, और इसी के कारण जो गरीब लोग हैं वो खरीद नहीं पा रहे थे। और इसी के चलते क्या हुआ, बहिष्कार आंदोलन का उमंग जो है वो फीका पड़ गया। यानी कि जो बहिष्कार आंदोलन चल रहा था, लोगों ने जिस तरह से आंदोलन को करना शुरू किया, वो क्या हो गया, फीका हो गया। तो पहला क्या था, योग नेतृत्व का अभाव। दूसरा क्या हो गया, आर्थिक कारण। बात करेंगे हम लोग तीसरे कारण पे। तो तीसरा कारण है वैकल्पिक व्यवस्था का अभाव। हम लोगों ने देखा था कि शहरी क्षेत्रों में असहयोग आंदोलन धीमा होने का सबसे मुख्य कारण क्या था, वैकल्पिक व्यवस्था का अभाव। यानी कि अगर मान लो कि आप शरबत पी रहे हो और आपको का शरबत पीने से डॉक्टर बंद कर दे, तो ऐसा कुछ व्यवस्था लाया जाए जो आपके शरबत के नीड्स को पूरा कर ले। हम लोग पानी पी लेंगे भाई। अगर कोई व्यक्ति चाय पीता है और अगर कोई व्यक्ति चाय पीता है और उसको चाय पीने से मना कर दिया जाए, तो डॉक्टर उसे क्या करेगा कि चाय के बदले उसको चाय ही देगा, लेकिन बोलेगा आप क्या करो, बिना चीनी वाला चाय पियो। तो चाय जो चीनी वाला था उसके बदले में कुछ ना कुछ उसको दिया। तो कहीं ना कहीं एक विकल्प रखा गया। यानी कि अगर आप ए वाला काम नहीं करते हो तो आपको बी वाला काम करना होगा, आप अगर सी वाला काम नहीं करते हो तो आपको डी वाला काम करना होगा। तो जब ब्रिटिश संस्थानों का, नौकरियों का, छात्रों ने स्कूलों का, वकीलों ने अदालतों का, और ऐसे तमाम कई सारे भाई बंधुओं ने अपने ब्रिटिश संस्थानों में जो काम कर रहे थे, सरकारी वो चीज़ों में जो काम कर रहे थे, जब उन्होंने बहिष्कार किया तो उनके सामने एक नई समस्याएं पैदा हुई। वो पैदा क्या था कि भाई स्कूल, कॉलेज और अदालतों का बहिष्कार तो कर दिया गया, लेकिन स्कूल के बदले भारतीय स्कूलों का निर्माण और सरकारी स्कूलों के बदले, यानी कि ब्रिटिश स्कूलों के बदले भारतीय स्कूलों का, और जिन शिक्षकों ने, जिन लोगों ने नौकरियां छोड़ा उनके लिए नौकरियों का, और वकीलों के लिए अदालत का बंदोबस्त जो है वो भारतीय संस्थान नहीं कर पाया, और इसका जो प्रक्रिया था वो काफी धीमा था। और इसी के फलस्वरूप क्या हुआ कि जो भी शिक्षक थे या जो भी विद्यार्थी थे वो स्कूल पुनः लौट गए, और जो वकील थे वो एक बार फिर से अदालत में दिखाई देना शुरू कर दिए। तो पहला कारण क्या था, योग नेतृत्व का अभाव। दूसरा क्या हो गया, आर्थिक कारण। और तीसरा क्या हो गया, विकल्प का व्यवस्था का अभाव, यानी कि लोगों के पास उसके बदले में उसको पूरा करने वाली चीजें थी ही नहीं। अब बात करेंगे चौथे कारण पे। चौथा कारण था हिंसा का मार्ग। क्या था, हिंसा का मार्ग। ये बहुत बड़ा मोटिव कारण था जो असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए लोग, जो गांधी जी, वो रेडी हो गए। तो शुरुआत में आंदोलन प्रारंभ शांतिपूर्ण तरीके और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से हुआ, लेकिन बहुत जल्द आंदोलन जो है वह हिंसक मार्ग पकड़ लिया, और हिंसा का चरम परिणत जो है, यानी कि जो हिंसा जो बार बार हो रहा था उसका एक चरम बिंदु देखने के लिए मिला। और वो कहाँ देखने के लिए मिला, चोरा चोरी कांड के रूप में देखने के लिए मिला। और इसी के बदौलत जब क्या हुआ कि जब आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने को जला दिया तो गांधी जी ने देखा कि आंदोलन अहिंसक रूप ले लिया, तो अब इसे क्या करना पड़ेगा, आंदोलन को वापस लेना पड़ेगा। तो पहला हम लोग कारण देखा, क्या पहला कारण था हमारा योग नेतृत्व का अभाव। दूसरा देखा आर्थिक कारण। तीसरा देखा हम लोगों ने वैकल्प व्यवस्था का अभाव। और चौथा देखा हिंसा का मार्ग का अपनाना, यानी कि वो रास्ता जो पूरा का पूरा डाइवर्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। तो मैंने क्या बोला था कि एक ऐसा समय था जब भारत का रूपरेखा बदला, यानी कि मैं बोलूंगा कि आंतरिक बहस और असहमति के माहौल में दो ऐसे तत्व थे
जिन्होंने 20वीं के दशक में भारतीय राजनीति की रूपरेखा बदल दिया था। तो एक तो हम लोगों ने विश्व आर्थिक महामंदी के असर के बारे में देखा, और दूसरा हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन का भारत आना। तो अब ये साइमन कमीशन के बारे में हम लोग आर्थिक महामंदी के बारे में अच्छा से हम लोगों ने व्याख्या किया था। अब थोड़ा बात करते हैं साइमन कमीशन भारत के आने के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि साइमन कमीशन 1928 में लिखा है कि 1928 में जो है वो साइमन कमीशन भारत आया था। अब आपका बोर्ड एग्जाम आपसे क्वेश्चंस पूछता है कि साइमन कमीशन क्या था, भारत में इसका विरोध क्यों किया गया, अथवा कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि साइमन कमीशन पर एक संक्षेप में क्या करना, आपको टिप्पणी लिखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे साइमन कमीशन की स्थापना का। तो साइमन कमीशन का अर्थ होता है आयोग। क्या होता है? आयोग, यानी कि एक प्रकार का क्या था, ये आयोग था, यानी कि समिति था। अब इसकी स्थापना कब होती है? नवंबर 1927 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। स्थापना करता कौन है? तो ब्रिटेन में उस समय टोरी सरकार चल रहा था, जैसे अभी मोदी सरकार है, कुछ पहले कांग्रेस का सरकार था, बीजेपी का सरकार था, चल रहा है अभी। उसी तरह ब्रिटेन में टोरी सरकार चल रहा था। तो टोरी सरकार ने क्या किया था? नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का स्थापना किया था। आप बोलोगे सर स्थापना को कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। तो इसका मुख्य कारण क्या था कि भारत में हो रही राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब के लिए इसको बनाया गया था। और ये एक प्रकार का क्या था? वैधानिक आयोग था, जिसका कार्य क्या था कि संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना तथा उसके बारे में सुझाव देना। दैट मीन्स ये जो जितने भी सारे आंदोलन भारत में हो रहे थे स्वराज को लेकर, और भारत में अपनी कानून व्यवस्था को लेकर कि हम अपना कानून व्यवस्था स्वयं संभाल लेंगे, हम अपने अधिकार को स्वयं रक्षा कर लेंगे, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम अपना राजपाट संभालना चाहते हैं, ये जिनके लिए जो आंदोलन हो रहा था, चाहे रॉलेटेट का विरोध देखो या जलियांवाला बाग हत्याकांड का परिणाम देख लो, साथ में असहयोग आंदोलन देख लो, तो ये जो सारे की सारी चीजें घटनाएं भारत में घट रही थी उसका जवाब देना, और साथ ही साथ क्या करना कि भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था लागू किया जाएगा वो व्यवस्था कैसा होगा उसके बारे में समझना, और समझ कर क्या करना, भारत के लोगों को बताना। ये इसका क्या था? काम था, या मैं बोलूंगा क्या स्थापना इसका कारण था। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा इस आयोग यानी कि कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, इसलिए इस आयोग का नाम क्या पड़ा? साइमन कमीशन पड़ा। तो साइमन कमीशन पढ़ने का कारण क्या था? सर जॉन साइमन ने ये जो कमिटी था उसका अध्यक्ष था। अब भाई क्वेश्चन आएगा कि भारत में इसका प्रवेश यानी कि भारत कब पहुंचा? तो ये 1928 ईस्वी में क्या होता है कि भारत पहुंच जाता है। तो हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखा? सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि साइमन कमीशन जो है वो नवंबर 1927 में ब्रिटेन की जो टोरी नामक सरकार था उसके द्वारा स्थापना किया गया। स्थापना का कारण था कि भारत में जो भी राष्ट्रवादी आंदोलन हो रहा है उसका जवाब देना, साथ ही साथ भारत के लिए संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना और उसके बारे में बताना कि आप किस तरह से संविधान बनाओगे, आप किस तरह से सरकार को चलाओगे। और इस संविधान, ये जो आयोग बना संविधान के बारे में और पढ़ने के लिए जो आयोग बनाया गया साइमन कमीशन, उसका अध्यक्ष था सर जॉन साइमन, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? साइमन कमीशन पड़ा। और यह भारत जो है 1928 में प्रवेश करता है, इनके पहुंचता है। हम लोगों ने यहां तक तो देख लिया, लेकिन अब बात करते हैं कि भारत में इस कमीशन का विरोध क्यों किया गया और इस कमीशन के विरोध का क्या परिणाम हुआ। तो बात करेंगे विरोध के कारण के बारे में। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जैसे ही यह आयोग भारत पहुंचता है, 1928 में जैसे यह आयोग भारत पहुंचा, तो लोगों ने क्या किया? इस आयोग को विरोध करना शुरू किया। और जब ये लोग विरोध कर रहे थे तो इन्होंने एक नारा दिया। वो नारा क्या था? साइमन कमीशन वापस जाओ। क्या था? साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक। क्या था? साइमन कमीशन गो बैक। तो पूछा जाएगा साइमन कमीशन गो बैक का नारा कब दिया गया था? तो आप क्या बोलोगे? 1928 में। या साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा कब दिया गया था? तो 1928 में। बात क्लियर है? तो अब विद्रोह का कारण क्या था? तो इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या था
कि चूंकि आप हमारे संविधान के बारे में अध्ययन करोगे, हमारे संविधान के बारे में बताओगे और हम जो राष्ट्रवादी आंदोलन कर रहे हैं इसके बारे में आप लोगों को बताओगे कि आखिर कर रहे हैं तो सही है अथवा गलत है, तो इसमें दोनों का सुझाव होना चाहिए। एक जो आंदोलन कर रहा है और एक जो विद्रोह कर रहा है। आंदोलन कौन कर रहा है? भारतीय लोग, कांग्रेस, या मैं बोलूंगा कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, सत्याग्रही लोग। और विद्रोह कौन कर रहा है? ब्रिटिश सरकार। तो यानी कि दोनों के बातों को रखा जाए। तो दोनों का बात रखेगा कब? जब दोनों के व्यक्ति यानी कि ब्रिटिश सरकार का और साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार का और साथ ही साथ जो इंडिया के जो सत्याग्रही हैं, दोनों के जो लोग होंगे वो साइमन कमीशन यानी कि जो साइमन जो वैधानिक मैं बोलूंगा कि वैधानिक कमेटी का जो गठन किया गया साइमन कमीशन, उसमें जब दोनों के सदस्य होंगे तब ना ये बात अच्छी तरह से लोगों के पास जाएगा और दोनों के बातों को रखा जाएगा। यानी कि दोनों के लोग उस कमेटी में होने चाहिए थे। लेकिन सबसे बुरा क्या हुआ कि जब यह आयोग भारत आया तो उस समय इस कमेटी में या इस आयोग में भारतीय सदस्यों को शामिल नहीं किया गया। यानी कि सदस्य में इस कमेटी में एक भी भारतीय नहीं था और इसी के कारण क्या किया गया? इसका सबसे ज्यादा विरोध किया गया। और दूसरा कारण क्या था कि भाई चलो मान लिया जाए कि ये कारण था, लेकिन जिस तरह बहुत सारे लोग कांग्रेस को मानते थे और उनके बातों को चलते थे, उसी तरह बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग के नेताओं को मानते थे और उनके विचारों का पालन करते थे। तो जब इन दोनों ने इसका विद्रोह करना शुरू किया तो तब जाके बहुत सारे भारतीय लोगों ने क्या किया? इनके देखी में इस कमेटी का विद्रोह करना शुरू कर दिया। ये तो दो कारण था। लेकिन तीसरा जब मुख्य कारण और एक घटना हुआ, जब लाला लाजपत राय ने क्या किया? पंजाब में इस आंदोलन का यानी कि साइमन कमीशन वापस जाओ या साइमन कमीशन का विरोध का जो आंदोलन चल रहा था पंजाब में, उसका उन्होंने नेतृत्व किया। और इसी नेतृत्व के दौरान पुलिस के साथ जो शांतिपूर्ण जुलूस वहां चल रहा था पंजाब में लाला लाजपत राय के द्वारा, तो पुलिस और उनके मुठभेड़ हो जाता है यानी कि मारपीट हो जाता है। और मारपीट के दौरान एक पुलिस वाला क्या करता है कि लाला लाजपत राय की सर पे एक लाठी चला देता है, यानी कि लाठी से जो उनको प्रहार कर देता है। चूंकि लाला लाजपत राय पे लाठी चलाई गई और उनके सर पे गंभीर चोट आया और उसी दौरान क्या होती? उनकी हत्या उस लाठी चार्ज के दौरान हो जाता है। तो इसके चलते यह आंदोलन जो है वो बहुत उग्र रूप ले लेता है। तो पहला कारण एक भी भारतीय ना होना, दूसरा कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा इनका विद्रोह करना, और तीसरा विद्रोह के दौरान लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज के दौरान मृत्यु हो जाना। ये तीन मुख्य कारण था जिसके कारण भारत में इसका विद्रोह होना शुरू हो गया। बात क्लियर है? तो अब आप बोलोगे सर विद्रोह का कुछ ना कुछ तो परिणाम रहा होगा। तो साइमन कमीशन के विद्रोह का परिणाम क्या निकला कि ब्रिटिश सरकार ने एक कानून थोपा। वो कानून क्या था? डोमिनियन एस्टेट का कानून थोपा। अब ये डोमिनियन एस्टेट है क्या, इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये बात है कि जब ये विद्रोह होने लगा, भारत में भारी मात्रा में विद्रोह होने लगा, तो इस विद्रोह को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन, गौर कीजिएगा नाम, वायसराय लॉर्ड इरविन ने क्या किया? अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन एस्टेट का गोलमेल ऐलान कर दिया। डोमिनियन एस्टेट यानी कि आपको हम लोग डोमिनियन देंगे, आपको स्वतंत्र करेंगे, लेकिन आप सबसे पहले क्या करें? हमारे साथ बैठक करें और उस बैठक में हमारे साथ बातचीत करें। तो चूंकि ये बैठक जो हो रहा था वो एक गोल मेज में हो रहा था, इसीलिए इस डोमिनियन स्टेट को गोलमेज शाह ऐलान यानी कि गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना गया। बात क्लियर है? लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि इरविन ने कहा कि हम लोग आइए डोमिनियन एस्टेट पे बैठेंगे और गोलमेज ऐलान करेंगे, यानी कि सब बैठ के आपस में बातचीत करेंगे। लेकिन गोलमेज करने का इन्होंने कोई सीमा तय नहीं किया कि आखिर ये जो गोलमेज सम्मेलन होगा वो कब होगा और कब से कब तक चलेगा, इसके बारे में कोई जिक्र ही
लॉर्ड इरविन के द्वारा नहीं किया गया। केवल इतना कहा गया कि आप आइए, हम लोग क्या करेंगे, संविधान के बारे में चर्चा करेंगे और उसके लिए क्या करेंगे, गोलमेज का आयोजन करेंगे। केवल उन्होंने इतना कहा कि संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और इसी को क्या कहा गया, डोमिनियन स्टेट। ये कब की घटना है, अक्टूबर 1929 की घटना है। बात करें अब, चूंकि बोला गया कि दोनों पार्टी मिलकर क्या करेंगे, संविधान के बारे में चर्चा करेंगे, तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो लोग इस प्रस्ताव को मान रहे होंगे और कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस प्रस्ताव को नहीं मान रहे होंगे। बात क्लियर है? मैंने क्या बोला कि जब डोमिनियन स्टेट के द्वारा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसके तहत संविधान के बारे में चर्चा किया जाएगा, जब साइमन कमीशन आया उसमें जब एक भी भारतीय नहीं था, उसका जब विरोध हुआ तो लॉर्ड इरविन ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग एक आयोजन करेंगे, एक सम्मेलन करेंगे जिसमें आप भी रहोगे और हम भी रहेंगे, यानी कि भारतीयों को अधिकार दिया गया कि आप बैठो और आपके साथ बैठकर हम लोग क्या करेंगे, संविधान के बारे में चर्चा करने का कोशिश करेंगे। बात क्लियर है? लेकिन इन्होंने किसी तरह का कोई एक निश्चित टाइम पीरियड नहीं दिया और कहा कि आइए संविधान के बारे में बैठेंगे और हम लोग क्या करेंगे, गोलमेज करेंगे, यानी कि बैठ के गोल मेज में हम लोग सही सही बात करेंगे। तो जब ये बात कहा गया तो कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया और कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। तो हम लोग बात करेंगे विरोध के बारे में। तो उधर कांग्रेस के कुछ युवा और उग्र नेता जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस नेताओं ने इस का विरोध किया और ये बोल रहे थे नहीं बैठ के बात करने से कुछ नहीं होने वाला, हम लोग क्या करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। और ये बोलने लगे कि नहीं, हमको बैठ के बात नहीं करना बल्कि हमें उग्र आंदोलन करना है। बात करें, लेकिन ये तो विरोध का बात था। पूछेगा कि इसका विरोध किसने किया, तो आप क्या बोलोगे, सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन समर्थन तो कुछ लोगों ने किया होगा। तो इस आयोजन का या मैं बोलूंगा इस सम्मेलन जो है उदारवादी और मध्यम वर्गीय नेता के द्वारा ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संविधान व्यवस्था के पक्ष में वो क्या करते हैं, अपना समर्थन देते हैं। लेकिन ये तो समर्थन तो दे रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि इनका जो खेमा था, जो लोग इसका समर्थन कर रहे थे, इनका प्रभाव जो है वो धीरे धीरे कम होता चला गया। तो जब ये कम होता चला गया तो ज्यादा पावरफुल हुआ कौन, ऐसे लोग जो लोग उग्र विचारधारा के थे, जो लोग युवा जोशीले थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो अंत में क्या हुआ कि दिसंबर 1929 में अधिवेशन, याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने क्या किया, पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया और एक बड़ा आंदोलन चलाने का फैसला किया। मैंने क्या बोला कि जब डोमिनियन स्टेट लागू किया गया तो इरविन ने सोचा कि हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके बारे में समझेंगे, जानेंगे और धीरे 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 क्या करेंगे, हम लोग भारत को आजाद करेंगे। लेकिन जब जिन खेमा ने इनके बातों को माना, जब उसका प्रभाव धीरे धीरे घट गया और उग्र विचार और जोशीले विचारधाराओं के नेताओं का जब प्रभाव बढ़ने लगा तो इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हमको धीरे धीरे वाला बात चाहिए ही नहीं। आप क्या करो, हमको पूरा का पूरा हमको आज़ादी दो, हम आधा अधूरा और आधा पौना से हमारा काम चलने वाला नहीं है। और इसी के चलते दिसंबर 1929 का अधिवेशन, याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन, तो जो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत में पूर्ण स्वराज्य का मांग किया गया। बात क्लियर है? आपको इसके बारे में पूरा का पूरा याद कर लेना है। अब अगला जो वीडियो लेंगे जिसमें हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग के बारे में देखेंगे और भारत में पहली बार झंडा फहराया गया, इसके बारे में हम लोग पूरी की पूरी घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।